वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इस चैप्टर में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम आंकड़ों को एक दूसरे के साथ में या फिर सवालों के साथ उन आंकड़ों को रखकर कैसे उनका प्रबंधन किया जाता है या फिर उनके सवालों को हल किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। जिसमें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आंकड़ों, तो यहाँ पर जिस आंकड़े की बात की जा रही है, जो आंकड़े हैं वो संख्याएं होती हैं। वो संख्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे किसी स्कूल में और उसके एक क्लास 7th क्लास का बच्चों के द्वारा दिया गया एक टेस्ट, तो उन बच्चों के द्वारा जो बच्चे वहाँ क्लास में उपस्थित हैं उनके कितने नंबर आते हैं उस टेस्ट में, वही हमें बताएंगे कि वहाँ उस 7th क्लास के क्या आंकड़े रहेंगे। तो उन आंकड़ों को किस प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, कैसे हम उनको लिख सकते हैं और कैसे उनका रखरखाव कर सकते हैं, वो सभी हमारे आंकड़ों के प्रबंधन इस चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम आंकड़ों के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये संख्याएं 1 से 5 तक की। तो हम बात करें कि हमारे पास ये 5 बच्चे हैं, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन्होंने एक टेस्ट दिया है जो 10 नंबर का है, जिसमें से एक बच्चे के 5 नंबर आए हैं, जो दूसरे नंबर पर बच्चा है उसके 6 नंबर आए हैं, तीसरे नंबर के जो बच्चा है उसके 4 नंबर आए हैं, जो चौथे नंबर पर है उसके 9 और जो 5वें नंबर पर है उसके 10। इस प्रकार यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास कुछ आंकड़े सामने हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 5 नंबर हैं, दूसरा बच्चा ऐसा है जिसके 6 नंबर हैं। यदि यहाँ पर 2 बच्चों के 6 नंबर होते, जैसे यदि 9 की जगह पर यहाँ 6 हो, तो हम कह सकते हैं कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों को बच्चों की संख्या के आधार पर भी लिखा जा सकता है, जिससे हमें सवाल को हल करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो, इसलिए इस प्रकार इनके समायोजन किया जाता है। जैसे हमारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे मार्क्स कहलाएंगे, जिन्हें हम नंबर कहेंगे। और यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो स्टूडेंट की संख्या कहलाएगी, जिसे हमने ST से लिखा है कि एक जो नंबर है वो कितने बच्चों को मिला है, 0 बच्चों को। जो 2 नंबर हैं वो 0 बच्चों को मिले हैं यदि, और 3 नंबर मान लीजिए यदि एक बच्चे को मिला है, और उसके बाद 4 नंबर 0 बच्चों को, 5 नंबर 2 बच्चों को, 6 नंबर 2 बच्चों को, और 7 नंबर 1 बच्चे को, 8 नंबर 0 को, 9 नंबर 0 को और 10 नंबर 1 बच्चे को मिला है। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कुल कितने बच्चों ने पेपर दिया था। वो हमें इससे पता चलेगा कि यहाँ पर 1 और 2 3 और 2 5, 1 6 और 1 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 बच्चों ने पेपर दिया था, जिनमें से जिन बच्चों के 3 नंबर आए थे वो 1 बच्चे हैं या फिर 1 बच्चा है, जिन बच्चों के 5 नंबर आए थे वो 2 बच्चे हैं, जिन बच्चों के 6 नंबर आए थे वो भी 2 बच्चे हैं, जिन बच्चों के 7 नंबर आए थे वो 1 है, और जिसने क्लास में टॉप किया है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 10 नंबर, वो भी 1 बच्चा है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बच्चों को समझ सकते हैं और उनके आंकड़ों को भी, कि कैसे कौन से बच्चे यहाँ पर पहले स्थान पर हैं या दूसरे स्थान पर। इसके अलावा यदि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यदि इस प्रकार से एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो इनके द्वारा अगर कोई सहायता राशि दी जा रही है, एक शिविर लगाया जा रहा है, तो उसके लिए जो वो सहायता राशि दे रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक जो पहला बच्चा है उसने 100 रुपये दिए हैं, दूसरे वाले बच्चे ने भी 100 रुपये दिए हैं,
तीसरे वाले बच्चे ने कुछ भी नहीं दिया है, चौथे वाले बच्चे ने 100 रुपये, पाँचवें बच्चे ने 100 रुपये, छठवें बच्चे ने 200 रुपये और इसी प्रकार से बाकी सब ने 100 रुपये दिए हैं। तो हम यहाँ पर अब पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कितने बच्चों ने कितने हमें पैसे दिए। इस लिस्ट को जो हमारे सामने सूची तैयार है, इसको हम आंकड़ों के प्रबंधन के अनुसार बदलेंगे और उसके अनुसार इसको समायोजित करेंगे। जैसे अब इसको बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी कि रुपए और स्टूडेंट बच्चे कि कितने रुपए दिए गए। सबसे पहले जीरो कि सबसे कम रुपए जो 0 रुपए हैं वो कितने बच्चों के द्वारा दिए गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जिसने कोई भी रुपए नहीं दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एक बच्चा ऐसा था जिसने कोई रुपए नहीं दिए। अब इसके बाद 100 रुपए हैं, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 रुपए दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 रुपए दिए थे। अब इसके बाद देखेंगे हम कि 200 रुपये कितने बच्चों ने दिए। तो 200 रुपये में देखिए एक बच्चा ऐसा है जिसने 200 रुपये दिए। अब यहाँ पर यदि हम इनको जोड़कर देखें, सभी बच्चों की संख्या को जोड़कर देखें तो 1 + 8 9 और 1 10, तो ये जो संख्या है वो यहाँ उपस्थित सभी बच्चों की संख्या के बराबर होगी। और उसके अलावा इन संख्याओं के जो गुणा हैं, 0 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ये कुल राशि होगी। 100 का गुणा 8 से करेंगे तो हमें 800 प्राप्त होगा और 200 का गुणा 1 से करने पर हमें 200 प्राप्त होगा। और इसके बाद जब इन सब को जोड़ेंगे तो 0 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद फिर से 0 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 और 8 और 2 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आता है 1000। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ 10 बच्चों के द्वारा 1000 रुपये प्रदान किए गए। तो हमें इतनी बड़ी लिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, हमें इतनी बड़ी सूची की आवश्यकता नहीं होगी। हम यहाँ पर इस सूची को इस प्रकार ना बनाकर जब आंकड़ों का प्रबंधन किया जाएगा तो हम उसे कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जहाँ पर मूल्य के अनुसार उनके द्वारा दी गई राशि के अनुसार बच्चों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने 100 को 8 बार लिखा था, लेकिन हमें यहाँ पर 100 को बस 1 बार लिखना पड़ा और बच्चों की संख्या को हमने 8 कर दिया, जिससे हमें पता चला कि 800 रुपये जो थे वो 8 बच्चों के द्वारा दिए गए। और कुल राशि हमें बताती है कि पूरी क्लास के द्वारा कितने राशि हमें प्राप्त हुई है, कितने रुपये हमें प्राप्त हुए। और बच्चों की कुल संख्या इस बात को निर्देशित करती है कि पैसे देने वाले या क्लास में उपस्थित कितने बच्चे हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रतिनिधि मान, या फिर हम इसको माध्य कह सकते हैं। और अगर हम इसको कहना चाहें तो इसे औसत भी समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि मान, माध्य और औसत तीनों एक ही संख्या की ओर या फिर एक ही बिंदु की ओर इशारा करते हैं, जिसे अब हम जान लेते हैं। यदि हम बात करें कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, उनको यदि ले लिया जाए तो वो होंगी 1 2 3 4 और 5। यदि हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लें और उनके साथ उनको हल करने के पश्चात हम उनका औसत निकालें, यदि हम उनका औसत निकालें तो जो मान हमें प्राप्त होगा वही मान उनका औसत कहलाता है और उसी मान को माध्य भी कहा जाता है और उसी मान को हम प्रतिनिधि मान भी कहते हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो जो औसत निकाला जाता है उसे हम औसत के नाम से ना जानकर या तो माध्य के नाम से लिखते हैं या फिर प्रतिनिधि मान के नाम से लिखते हैं। तो उसके लिए हमें एक सूत्र का उपयोग करना होता है, तो हम पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। जैसे वो सूत्र होगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर प्रेक्षण क्या होगा? जो संख्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं या जो आंकड़े हमारे सामने उपस्थित हैं उनको प्रेक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रेक्षण कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो प्रेक्षणों की संख्या तो 5 है, लेकिन प्रेक्षणों का योग कितना है? तो हम सबसे पहले प्रेक्षणों का योग निकालेंगे। तो लिखेंगे हम 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो हमने पहले 1 से 5 तक की संख्याओं को एक साथ लिखा, तो ये कहलाएगा प्रेक्षणों का योग बटे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रेक्षणों की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो अब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो ये हो जाएगा 15। तो हम लिखेंगे 15 बटे 5 और 5 से 15 को काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। जो अब हमें ये मान 3 प्राप्त हुआ है, इस 3 को हम कह सकते हैं कि यही हमारा प्रतिनिधि मान है, या फिर हम इसको कहना चाहें तो इसको हम माध्य कह सकते हैं, या अंत में इसे हम औसत भी कह सकते हैं। अब हम इसको जानेंगे थोड़ा सा कि ये किस प्रकार से प्रतिनिधि मान, माध्य या फिर औसत कहलाता है। औसत जो है वो हमें सभी संख्याओं के उस मान की ओर इशारा करता है जो सभी को बराबर मिलती हो। यदि हम 1 को 3 मान लें, इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 और 5। यदि 1 को 3 माना जाए तो हम यहाँ कहेंगे हमने यहाँ पर 2 को जोड़ दिया है। और उसके बाद यदि 2 को भी 3 माना जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर हमने 1 को जोड़ा है। और 3 को यदि 3 माना जाए तो यहाँ पर किसी चीज़ को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद 4 को यदि 3 माना जाए तो यहाँ पर हम 1 घटाएंगे, और 5 को यदि 3 माना जाए तो यहाँ पर हम 2 घटाएंगे। तो जो संख्या हमने यहाँ 1 को 3 बनाने के लिए जोड़ी थी, वही संख्या हमने 5 को 3 बनाने के लिए घटा दी है, जिसकी वजह से परिवर्तन जो है वो समान रहा, जिससे समता बनी हुई है। उसके बाद यहाँ 2 को 3 बनाने के लिए 1 जोड़ा गया था, लेकिन 4 को 3 बनाने के लिए घटाना पड़ा। तो जिस 1 की आवश्यकता हमें यहाँ थी वो हमें 1 यहाँ से मिल गया। तो इस प्रकार जो संख्या हमें माध्य में या औसत में मिलती है, वो संख्या इस बात को दर्शाती है कि हम सभी अंकों को, जो अंक हमारे सामने या प्रेक्षण जो हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उन सब को यदि बराबर बराबर बांट दें तो उन्हें कितना मान मिलेगा, वो हमें दर्शाता है माध्य की संख्या के रूप में या फिर औसत की संख्या के रूप में। और प्रतिनिधि मान उस मान को कहा जाता है सभी उपस्थित संख्याओं का या दिए गए सभी प्रेक्षणों के लिए एक ऐसा मान जो उन सभी का प्रतिनिधित्व कर सके, एक ऐसा मान जो उनको ना कम होने दे और ना ही उनको अधिक होने दे, वो उनका प्रतिनिधि मान कहलाता है। क्योंकि यही मान इनका प्रतिनिधित्व करता है, इस कारण इसको प्रतिनिधि मान कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 3 है वो औसत भी होगा, माध्य भी होगा और प्रतिनिधि मान भी होगा। इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को निकालते हैं, और ये हमारे लिए एक विशेष सूत्र होगा, और इस सूत्र को हमें अच्छे से याद रखना होगा। हम कह भी सकते हैं कि ये सूत्र हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखें, ताकि आप अपने प्रश्नावली में या फिर टेस्ट में या मेन एग्जाम में जो सवाल आता है उसमें इस सूत्र का प्रयोग करके, यदि आपसे प्रतिनिधि मान पूछा जाए या माध्य या फिर औसत, आप इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हो। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो आइए देख लेते हैं उसे। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रसार तथा परिसर। या तो इसे प्रसार कहा जा सकता है या फिर इसको हम परिसर कह सकते हैं। प्रसार या परिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रसार और परिसर जो है वो दिए गए आंकड़ों या दिए गए प्रेक्षणों के ऊपर निकाला जाता है। जैसे हम एक सवाल लिख लेते हैं पहले, जैसे 2 3 1 5 7 6 4। यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं जिनका कोई भी एक निश्चित क्रम नहीं है। तो यहाँ पर यदि हमसे पूछा जाए कि यहाँ दिए गए आंकड़ों का प्रसार या फिर परिसर क्या होगा, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक चरण का उपयोग करेंगे, जिसे हम फर्स्ट स्टेप कहेंगे। पहला जो चरण है हमारा वो ये रहेगा, दिए गए आंकड़ों को हम या तो आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में लिखें। तो हमें सबसे पहले इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना होगा।
तो हम इनको लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर लेके जाना। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे सबसे अंत में लिखेंगे। तो इसे हम यहाँ कर लेते हैं। तो 1 2 3 उसके बाद 4 फिर 5 उसके बाद 6 और लास्ट में 7। तो हमने संख्याओं को यहाँ पर लिख दिया है और ये हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से हमने इसको क्रम में पूरा परिवर्तित कर दिया है। परिसर निकालने के लिए आवश्यकता होती है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इनकी। अब इसके बाद जब हम परिसर निकालेंगे तो हमें आवश्यकता होगी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। हम यहां पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अगर हम इसको आरोही क्रम यदि हम इसको आरोही क्रम में ना भी लिखें तब भी हम यहां से इस क्रम को या फिर इन दोनों ही संख्याओं को, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं कि वो दोनों ही संख्याएं कौन सी होंगी। लेकिन जब इसे क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की संख्या को छांटना, जो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी, बहुत आसान हो जाता है और जो हमारा सवाल है उसे करने में हमारा समय भी बचता है। इस कारण हम इनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, परिसर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे जो है 7, उसमें से माइनस करेंगे माइनस, और सबसे छोटी संख्या है 1, इसे घटा देंगे तो हमें प्राप्त होता है 6। जो 6 है वो हमें इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर दिए गए जो मान हैं वो 6 हैं। 6 ऐसे मान हैं जो इसकी परिसीमा बनते हैं। परिसीमा का मतलब होता है कि मान यहाँ उपस्थित संख्याओं के जो मान हैं वो 6 प्रकार से बदले गए हैं या 6 स्थितियों में हो सकते हैं, जो 7 मान में से होते हैं। परिसर या प्रसार हमेशा एक निश्चित सीमा के बारे में बताता है। परिसर का मतलब भी यही होता है, सीमा। जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, या फिर जिसको हम घेरा भी कह सकते हैं, किसी भी सवाल के लिए या किसी आंकड़ों के लिए, वही उसकी परिसीमा कहलाती है या फिर परिसर कहलाता है। उसका जो क्षेत्र है उसको हम यहाँ इस सूत्र से निकालते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या से, जो हमारे लिए सामने है 7 - 1 बराबर से 6। और इसी प्रकार के और भी सवाल करके हम परिसर का पता लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद हम इससे अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आइए अब उसे भी देख लेते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बहुलक और माध्यक। ये 2 टॉपिक हैं, एक बहुलक है और एक माध्यक। इन दोनों को हम एक ही सवाल में थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे इसे सवाल को करने में आसानी भी होगी और हम 2 बिंदुओं को एक साथ भी सीख सकते हैं। तो बहुलक जो होता है, जैसा कि उसका नाम है बहुलक, बहु का मतलब होता है बहुत अधिक। तो बहुलक जो है उन संख्याओं की या उन प्रेक्षणों की ओर इशारा करता है जो दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आता है। अधिक बार आने का मतलब होता है आवृत्ति जिसकी अधिक होती है। जो बार बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है। और जो माध्यक है, माध्यक का मतलब होता है जो मध्य बिंदु हो। किसी भी संख्या का जो मध्य बिंदु होता है वही उसका माध्यक कहलाता है। तो अब हम इस सवाल के आधार पर ये जान लेते हैं कि कैसे हम बहुलक को हल करते हैं और कैसे माध्यक को हल करते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग हल करके देखेंगे ताकि हम दोनों को आसानी से और अलग अलग समझ सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक और यहाँ पर माध्यक। सबसे पहले जो संख्या हमारे सामने उपस्थित हैं हम उनको या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम उनको पहले आरोही में लिख दें और उसके बाद उसको हल करें, और दूसरी बार हम उसको अवरोही में लिखें और फिर उसके बाद उसे हल करें। दोनों ही स्थिति में जो हमारा हल है, जो हमारा मान होगा वो निश्चित होगा। तो इसलिए हम किसी भी एक क्रम का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आरोही क्रम का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है वो है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 2 आया है 1 2 3 4 और 5 बार। तो 2 3 4
5, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 1, इनको हम लिख चुके हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 3, उसके बाद 4 और उसके बाद फिर से 4। तो हमने यहाँ पर इन संख्याओं को लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा जो अंक है वो सबसे अधिक बार आया है, किस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक हुई है। जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक कहलाएगा। तो देखिए 1 जो है वो 1 बार आया है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें कहा जाता है, जैसा कि हमारा जो प्रश्नावली है उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, हम उसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे जो यहाँ प्रेक्षणों में आने वाले जो अंक हैं वो हैं 1 2 3 और 4। ये 4 अंक ही हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये लेकिन कितनी बार आए हैं उसको कहेंगे आवृत्ति या बारंबारता। तो 1 बार आया है, 2 5 बार आया है, 3 1 बार आया है और 4 2 बार। जिसकी बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो हम कहेंगे जो हमारा बहुलक है वो ये नंबर होगा। तो कौन सा नंबर है वो है 2। जो 2 है सबसे अधिक बार आया है, तो इसलिए बहुलक कहेंगे कि बहुलक बराबर से 2 होगा। बहुलक को निकालने के लिए हमें किसी विशेष सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमें इतना देखना होता है कि किस अक्षर की या फिर किस अंक की सबसे अधिक बारंबारता है या किस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम माध्यक को जानेंगे कि किस प्रकार से जो माध्यक है वो निकाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम दिए हुए जो प्रेक्षण है हम उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो हम इसी क्रम का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1, फिर 2 2 2 2 और 2। 1 के बाद 2 को हमने 5 बार लिखा है, फिर 3, फिर 4 और फिर से 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने अंक उपस्थित हैं। हमारे पास जितने भी प्रेक्षण होंगे तो उनके मध्य बिंदु को दोनों तरफ से यदि हम दोनों को बराबर भागों में बांट दें, यदि हम दिए गए प्रेक्षणों को बराबर भागों में बांट दें तो उनका जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा माध्यक कहलाएगा। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारे अंक हैं तो 9 हैं। 9 को हम बराबर भागों में बांटेंगे तो हम इनको 2 भागों में बांटेंगे। 9/2 बराबर आएगा 4.5। तो हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है वो है 4.5। तो हम 4.5 के बाद वाला अंक जो होगा 5 उसे काम में लेंगे। जो 5वें नंबर पर जो संख्या होगी वही हमारा माध्यक कहलाएगी। तो इसे लिखेंगे जिसमें 1 2 3 4 और 5। 5वें नंबर पर 2 उपस्थित है तो हमारा जो माध्यक है वो 2 होगा। तो इस प्रकार से हम माध्यक भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो उसे भी देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दंड आलेख। तो इस टॉपिक में हम दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे तथा दोहरे दंड आलेख। जो दंड आलेख है और जो दोहरे दंड आलेख हैं ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। बस इतना होगा इन दोनों टॉपिक में कि पहले में हम एक दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे में हम ऐसे सवालों को हल करेंगे जिसमें 2 दंड आलेख एक साथ बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम हल करने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर इसका दंड आलेख तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम एल की आकृति में एक ग्राफ बना लें। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर और एक लाइन ऐसी खींचेंगे जो बाएं से दाईं ओर जा रही हो, और इसके बाद जो इनका मूल बिंदु होता है जहां से ये दोनों ही किरण जो हैं वो शुरू होती हैं उसको 0 नाम दे देंगे, हम 0 नंबर दे देंगे उसे। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो बच्चों के प्राप्त अंक हैं उन्हें ऊपर की ओर लिख सकते हैं और जो बच्चों के नाम हैं उन्हें नीचे की ओर। तो प्राप्तांक हैं जो हैं उनको हम 1 2 3 4 5 और 6 बिंदुओं में बांट रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम नाम लिखने वाले हैं वो पहला नाम, दूसरा, तीसरा,
चौथा, 1 2 3 और 4, 4 लोगों के लिए हम 4 बिंदु हमने बना दिए हैं। यहाँ पर हम इनके नाम जो है, राम के नाम को R से, श्याम के नाम को S से, मोहन के नाम को M से और कृष्ण के नाम को K से लिखेंगे, ताकि हम यहाँ पर इनको आसानी से लिख सकें। अब हमें जिस विशेष बिंदु पर ध्यान देना है, अब उसकी बारी आ जाती है कि जब भी कभी दिए गए आंकड़ों से ग्राफ तैयार करना होता है या कोई भी आलेख या फिर आरेख तैयार करना होता है, तो हमें एक चीज की आवश्यकता होती है जो कहलाती है स्केल। स्केल से हमें पता चलता है कि किस प्रकार हम यहाँ पर उपस्थित आंकड़े में उपस्थित नंबरों को प्रयोग में लाएंगे और यहाँ उनको ग्राफ में आसानी से समायोजित करेंगे। क्योंकि यदि हमने किसी भी ऐसे स्केल का प्रयोग किया जिसमें जैसे 400 आता है लेकिन 350 नहीं आता, तो हम ऐसे स्केल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। या फिर यहाँ कोई एक संख्या ऐसी होती जैसे 317 और यहाँ बाकी सभी संख्याएं 100 के अनुपात में होती, तो हम यहाँ पर 100 का स्केल प्रयोग में लाते तब 17 को उसमें अंकित नहीं कर पाते। तो हमें एक ऐसे स्केल का प्रयोग करना है जहाँ पर यहाँ उपस्थित प्रत्येक आंकड़े को उसके अनुरूप बनाया जा सके। तो हम यहाँ पर स्केल लेंगे बराबर से 1 इकाई बराबर 100 अंक। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि एक बिंदु को ध्यान से देखें तो हमारा जो एक पहला बिंदु होगा ये 100 को दर्शाएगा, दूसरा बिंदु 200 को, तो हम इसको लिख भी लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और 600। और इनके अलावा यदि कोई संख्या ऐसी है जो इनके बीच में आती है तो वो 50 को निर्देशित करेगी। जैसे 350 जो है वो 400 और 300 के मध्य बिंदु में उपस्थित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम के जो अंक हैं उनको लिखेंगे। तो राम के अंक हैं 400, तो राम को हम R यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इसका जो दंड आलेख है उसे बनाएंगे। तो जो इसका दंड आलेख है उसे हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इसे ऊपर की ओर ले जाते हुए हमें इसे तब तक लेकर जाना है जब तक ये 400 के निश्चित दूरी तक ना पहुंच जाए। तो अब इसको हम यहाँ बनाने के बाद इसे फिर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे और जो आकृति है वो आलेख या फिर किसी आयत जैसी दिखाई देगी हमें। इसे ही दंड आलेख कहा जाता है, जो डंडे जैसा भी दिखाई देता है। इसके बाद दूसरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर है श्याम। तो श्याम के जो नंबर हैं वो 300 हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक दंड आलेख बनाएंगे जो 300 नंबर को निर्देशित करेगा और इस प्रकार से हम लगभग 300 के बराबर से उसको बना देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मोहन के लिए, मोहन के जो नंबर हैं वो 350 हैं। तो हम मोहन के 350 नंबर के लिए इन दोनों ही दंड आलेख 300 और 400 वाले दंड आलेख के मध्य में उस दंड आलेख को बनाएंगे, तो जिसको यहाँ तक बनाया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कृष्ण के जो दंड आलेख को हम 500 तक लेकर जाएंगे जो K से निर्देशित होगा। और 500 के लिए हम इसको सीधा ऊपर 5 बिंदु तक, जो हमारा 5वां बिंदु है ये, इसे यहाँ तक लेकर जाएंगे। और जब भी कभी दंडालेख बनाना हो तो हमेशा याद रखें कि आप इसको आवश्यकता होगी कि आप स्केल का, जिसे आप पैमाना या फुटा कहते हैं, उसका उपयोग करें, ताकि यहाँ पर खींची गई जो लाइन है प्रत्येक लाइन बिल्कुल सीधी हो और एक निश्चित लंबाई के साथ बनी हुई हो और निश्चित ऊंचाई के साथ भी। अब इसके बाद इसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और इसे बना देंगे। तो यहाँ पर बने हुए ये जो 4 दंड हैं ये इस सवाल के लिए दंड आलेख का निर्माण करते हैं। यहाँ पर R जो है वो हमें दर्शाता है कि कैसे हमने 400 जो अंक है उसको यहाँ पर दंडालेख में दर्शाया है। S जो है वो 300 को दर्शाता है, M जो है वो 350 को दर्शाता है और उसके बाद K जो है वो 500 को दर्शाता है। तो इस प्रकार से कोई भी जो दंडालेख का क्वेश्चन है या कोई सवाल है उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। और कई सवाल ऐसे भी होंगे जो इसके विपरीत भी होंगे, जिसमें दंड आलेख हमें पहले से दिया हुआ होगा और हमें ये जो सारणी दी हुई है इसे हमें बनाना होगा। तो हम यहाँ कैसे पहचानेंगे
कि पहला नाम जो आर से शुरू होता है, तो आर के लिए उसका जो मान है वह यहाँ ये 400 नहीं लिखा हुआ होगा, हमें इसके दंड आलेख की ऊंचाई से पता लगाना होगा कि इसका मान कितना है, और इस प्रकार से इसके मान को निश्चित करेंगे। उसके बाद एस का जो मान है वो 3 पर जाता है तो वो 300 होगा। यहाँ पर जब स्केल हम 1 इकाई बराबर 100 अंक लिखते हैं तो यहाँ निश्चित नहीं है कि यहाँ 100, 200, 300 या 400 इस प्रकार संख्याएं लिखी हों। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि एक नंबर जो है, जो एक इकाई है वो 100 को निर्देशित करता है, जो 2 होगा वो 200 को निर्देशित करेगा, जो 5 है वो 500 को निर्देशित करेगा। अब आइए और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोहरे दंड आलेख को, तो उसे भी अब हम जांच लेते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था दोहरे दंड आलेख, जिसके लिए मैंने एक सवाल यहाँ पहले से लिखा हुआ है। सवाल थोड़ा छोटा भी है ताकि इसे आसानी से आप समझ सकें, इसलिए हमने इसमें कम बिंदु लिए हैं। जिसमें सवाल है कि किताब की बिक्री जो है उसे दर्शाया गया है। कैसे? एक ही दुकान को हम समझ सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं एक फैक्ट्री है या कोई कंपनी है जो किताब बनाती है, किसकी? हिंदी की और गणित की, या एक संस्था के द्वारा हिंदी की किताब और गणित की किताब बनाई जा रही है। तो उसने सन 2001 में 2002, 2003 और 2004 के आंकड़ों को अपने पास रखा और उसने बताया कि हिंदी की किताब 2001 में 200 बिकी थी, लेकिन उस वक्त में गणित की किताब बिकी थी, जो मैथ की किताबें हैं वो 300 बिकी थी। इसी प्रकार से बाकी सभी आंकड़े हैं। अब हम जब इनकी तुलना करते हैं तो दोहरे दंड आलेख जो होता है, दोहरा दंड आलेख, इसका उपयोग विशेष रूप से तुलना करने के लिए किया जाता है। तुलना का मतलब होता है जब दो चीज़ों में हम उनको देखना चाहें कौन बेहतर है या किस को अधिक उपयोगिता दी जा रही है, तब हमें तुलना करने की आवश्यकता होती है। जैसे इंग्लिश में हम कंपैरिजन भी कह सकते हैं। तो जब भी कभी कंपैरिजन करना होता है या तुलना करनी होती है तो हम दोहरे दंड आलेख का उपयोग करते हैं, और जब तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती तब हम सिर्फ दंड आलेख का उपयोग करते हैं। तो आइए अब इस सवाल को हल कर लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल को किया जाएगा। तो शुरुआत में जो हमें बनाना होगा वो दंड आलेख की तरह ही है। तो हम सबसे पहले एक एल जैसी आकृति बनाएंगे, जो यहाँ पर इस प्रकार से, इसके जो निश्चित बिंदु है इसका, जैसे हम मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु को 0 बना देंगे, इसे 0 लिख दिया जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ ध्यान देंगे कि किस प्रकार की संख्याओं का यहाँ उपयोग हुआ है। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो सभी 100 के गुणा में हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो स्केल लेंगे वो संख्याओं को देखकर लिया जाता है। तो जो हमारा स्केल होगा तो हम लिखेंगे स्केल बराबर से 1 इकाई बराबर 100 किताब। तो हम इस स्केल का प्रयोग करेंगे और तब जाकर सवालों को आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन अंकों की जो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो सबसे कम अंक है वो 200 है और सबसे अधिक जो अंक है वो 500 दिया हुआ है। तो हम यहाँ 100 का जो स्केल ले रहे हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 100 को दर्शाएगा, जो 2 है वो 200 को, 3 300 को दर्शाता है, 4 400 को, 5 500 को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आलेख बनाएंगे उसमें पहले वाला जो दंड आलेख होगा वो हिंदी को दर्शाएगा, और जो उसके बाद बगल वाला आलेख होगा वो गणित को दर्शाएगा। तो सबसे पहले 200 के लिए हम बनाते हैं 2001 में। तो सबसे पहला बिंदु 2001 के लिए होगा, जहाँ पर हिंदी की 200 किताबें बिकी थी। तो इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा 200, और उसके बाद इसी सन 2001 में जो गणित की किताबें हैं वो 300 बिकी हैं। तो इसी के साथ लगते हुए हमें यहाँ पर इसी की एक रेखा को, इसी की एक लाइन को आगे बढ़ाना है जो 300 तक जाती है, और उसको दंड आलेख में परिवर्तित कर देना है। तो इस प्रकार से जो सन 2001 है उसमें ये हमें पहला दंड आलेख हिंदी को और दूसरा दंड आलेख गणित की किताबों के बारे में दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2001 में अधिक किताबें जो हैं वो गणित की बिकी थी, क्योंकि वो उनसे कितनी अधिक हैं। अब दोनों अंक जो इनके अधिकतम मान हैं उनको
बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है कि 100 किताबें यहाँ पर अधिक बिकी हैं। अब उसके बाद 2002 पर चलते हैं। तो हम यहाँ चलेंगे 2002 में पहले हिंदी की किताबें 400 बिकी हैं और गणित की 300। तो 400 के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक दंडालेख बनाएंगे जो 400 को दर्शाता है, और दूसरा दंडालेख जो है वो 300 को दर्शाएगा। जब दंडालेख दूसरा पहले वाले से अधिक होता है तो लाइन को ऊपर खींचा जाता है, लेकिन जब दूसरा दंडालेख पहले से कम होता है तो जहाँ जितना वो कम है उसी ही नंबर के साथ हम उसको नीचे लेकर चले जाते हैं। तो ये हिंदी को दर्शा रहा है और ये गणित को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 2003 की बारे में हम लिखेंगे कि 2003 में हिंदी की किताबें 300 बिकी हुई थी और उसके बाद गणित की 500। तो अब यहाँ 2003 और हिंदी की किताबें 300 होंगी, तो हिंदी की किताबों को यहाँ 3 नंबर के बिंदु से दर्शाया जाएगा। और उसके बाद गणित की किताबों को दर्शाने के लिए हमें आवश्यकता होगी कि हम इसके दंडालेख के एक भाग को ऊपर लेकर जाएं जहां 500 तक उसे पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार हम इसको 500 तक पहुंचाएंगे और फिर इस दंडालेख को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन कभी भी टेढ़ी ना हो, इसीलिए हमें स्केल का प्रयोग करना है। हमारे पास ये स्केल अभी उपस्थित नहीं है तो इसलिए हम इनको अपने हाथों से ही बना रहे हैं, लेकिन आप स्केल का उपयोग जरूर करें ताकि लाइन बिल्कुल सीधी बने और आपका जो चित्र बना रहे हो आप उसमें कोई भी गलती ना हो। और जब भी कभी आपको किसी भी ग्राफ को बनाने की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार के चित्र को बनाने की आवश्यकता हो तो हमेशा ही पेंसिल का प्रयोग करें। आपको रूल जिसे पेंसिल कहते हैं उसका प्रयोग करना है, कभी पेन से इन चीज़ों को ना बनाएं, क्योंकि अगर एक बार इनमें गलती होती है तो आप उसे सुधार नहीं पाओगे। ओवर राइटिंग की वजह से नंबर काटे भी जा सकते हैं और आपको उसका भुगतान करना होता है अपने नंबरों को देकर। तो इससे बेहतर होगा कि आप उस पेंसिल का प्रयोग करें जिसमें गलती होने पर उसे मिटाया जा सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम कि 2004 में किस प्रकार से जो किताबें हैं वो सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी की किताबें हैं वो 100 बिकी हुई हैं और गणित की किताबें 400। तो इनको लिखेंगे अब हम। तो यहाँ 2004 में हिंदी की किताबें जो हैं वो 100 बिकी हुई हैं, तो हम 100 के बराबर का दंडालेख बनाएंगे जो इस प्रकार से 100 के बराबर होगा, और जो गणित का दंडालेख है वो 400 के लिए होगा। तो अब इसको हम 400 तक लेकर जाएंगे। तो इसी लाइन को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है उसे वहाँ उसके बराबर लाकर नीचे की तरफ लेकर आते हैं ताकि ये हिंदी और ये गणित को दर्शा सके। तो अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें जो हिंदी का आलेख था वो इस प्रकार है। एक बिंदु यहाँ है इसका, दूसरा बिंदु यहाँ, जो तीसरा बिंदु है वो यहाँ है और चौथा बिंदु यहाँ पर है। तो इसका दंडालेख कुछ इस प्रकार से बन रहा है जो हमें बताता है कि 2002 में हिंदी को सबसे अधिक महत्व दिया गया था और सबसे अधिक किताबें हिंदी की 2002 में बिकी थी। जो 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2002 में ये अधिकतम मान पर था और उसके बाद ये लगातार नीचे इसका स्तर गिरता हुआ चला गया। अब हम गणित को अगर ध्यान से देखें तो गणित के जो बिंदु हैं वो यहाँ, एक दो बिंदु यहाँ पर होंगे, एक यहाँ है और एक यहाँ पर। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये बिंदु बिल्कुल सीधा है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है और ये थोड़ा नीचे की तरफ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2001 और 2002 में गणित को समान महत्व दिया गया था, उसमें कोई ना तो कमी थी और ना ही कोई वृद्धि। लेकिन 2003 में गणित को बहुत अच्छी वृद्धि मिली और उसके बाद 2004 में थोड़ा सा झुकाव भी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार कंपनी को किस विशेष वस्तु से कितनी ग्रोथ, कितनी वृद्धि मिल रही है और किस वस्तु में कितनी गिरावट है। इसी प्रकार के ग्राफ का प्रयोग किया जाता है जिसे हम अपने सवालों को हल करने के लिए भी करते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न सवाल आपके सामने आएंगे जिन्हें आपको प्रश्नावली में से हल करना होगा, तो आप उन सभी सवालों को हल करके जरूर देखें। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो होगा प्रायिकता। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में जो है संयोग तथा प्रायिकता। संयोग और जो प्रायिकता है ये दोनों अलग शब्द हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो बिल्कुल समान है।
संयोग उसे कहा जाता है जो आप सोच रहे हो और वो हो जाए, और प्रायिकता उसे कहते हैं जब किसी घटना को आप बार बार होता हुआ देख रहे हो और उसके बाद आप अनुमान लगाएं कि आगे भी ऐसा ही होगा, तो उसे उसकी प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता में जो घटना होती है, जो प्रायिकता में जो घटना होती है उसके परिणाम जो हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे हम कुछ परिणामों की बात कर सकते हैं। यदि हम आसपास देखें यदि हम हमारे आसपास देखें और वहाँ पर बादल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है। लेकिन यदि पिछले 3 दिन से बादल लगातार हो रहे हों और आज भी बादल हों और पिछले 3 दिन से एक बार भी बारिश ना हुई हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज सिर्फ बादल होंगे और बारिश नहीं होगी। तो जब किसी घटना को देखकर और पिछले परिणामों को देखकर जो संभावना व्यक्त की जाती है उसे प्रायिकता कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो प्रायिकता होती है वो संभावना होती है। संभावना का मतलब होता है किसी भी घटना के बारे में अपनी राय देना, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट के बारे में बताना, वो हमारे लिए प्रायिकता कहलाती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक सिक्का है। सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट। जो चित्त होता है उसे हेड कहते हैं, जिसे एच से भी लिखा जाता है, और जो पट होता है उसे टेल कहते हैं, जिसे टी से लिखा जाता है। यदि एक सिक्के को हम उछालें, जब तक वो हवा में है तब तक हम बस इतना अनुमान लगा सकते हैं, या तो हमारे पास एच होगा या फिर हमारे पास टी होगा, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन सिक्के के पास 2 ही परिणाम होते हैं, तो इनके आने की जो संभावना है, जो प्रायिकता को जन्म देती है, जो संभावना है वो बिल्कुल बराबर है। क्योंकि सिक्का कभी भी जब उसे उछाला जाता है तो वो सीधा खड़ा नहीं होता, और जब वो गिरता है तो या तो वो चित्त की तरफ से गिर सकता है या फिर पट की तरफ से गिर सकता है। तो दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के आने की जो प्रायिकता है वो 50% होगी। 50% प्रायिकता होगी हेड के आने की और 50% प्रायिकता होगी टेल के आने की, जिसे पट कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगाकर बताते हैं कि इनकी प्रायिकता क्या होगी। सिक्के के अलावा यही घटना हम देख सकते हैं किसी पासे के लिए। जो पासा होता है, पासा में 1, 2, 3, 4, 5 या 6, जब भी पासे के साथ गेम खेला जाता है तो हमें निश्चित नहीं पता होता कि हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। कि यदि हम यहाँ पर इसको ध्यान देखें तो हम कहें कि हमारे पास आने वाला जो नंबर है वो सम होगा, तो इसकी प्रायिकता भी 50% होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल जो परिणाम हैं वो 6 हैं, उनमें से 1, 2 और 3 परिणाम ऐसे हैं जो विषम हैं, और बचे हुए 3 परिणाम 1, 2 और 3 ये सम हैं। जब सम परिणाम और विषम परिणाम दोनों ही बराबर हों तो हम कह पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारा आखिरी रिजल्ट, आखिरी जो परिणाम होगा वो दोनों ही पक्षों में बराबर हो सकता है। तो इसीलिए पासे में जो अंक आते हैं वो 50% सम और 50% विषम हो सकते हैं। इस बात को कहा जाता है कि हम वहाँ प्रायिकता के बारे में बात कर रहे हैं। यदि प्रायिकता को थोड़ा और समझें तो प्रायिकता को निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। प्रायिकता में हमें आवश्यकता होती है घटना की, और घटना की जो कुल प्रायिकता होती है वो होती है 1। या फिर हम कहें कि किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता वो भी 1 होती है।
और उस घटना की न्यूनतम प्रायिकता वो 0 होती है। अधिकतम प्रायिकता 1 होती है और न्यूनतम प्रायिकता बराबर होती है 0। जो प्रायिकता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से कम उसका मान कभी नहीं होता है और 1 से अधिक उसका मान कभी नहीं होता। प्रायिकता को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं और प्रायिकता को हम दशमलव के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए 0 से 1 के बीच में प्रायिकता को निकाला जाता है। प्रायिकता के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम उसके न्यूनतम मान और अधिकतम मान को हमेशा ही याद रखें। और प्रायिकता के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। इस प्रकार हम प्रायिकता निकालते हैं। आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर लिखें और हम एक बार इस सूत्र का प्रयोग करके देख भी लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं, एक हिस्सा चित्त का है और एक हिस्सा पट्ट का। जब हमने सिक्के को उछाला है तो हमारे पास, हम कहें कि हमारे पास जो चित्त है वो कब आ सकता है, तो देखिए, तो इसके संभावित परिणाम, तो हम यहाँ देखें हमारे पास 2 परिणाम हैं, 2 में से चित्त जो है वो एक बार आ सकता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 बटे, और कुल परिणाम, सिक्के के पास 2 ही परिणाम होते हैं, 1 और 1 2, तो इसलिए इसके कुल परिणाम जो हैं वो 2 होंगे। तो अब हम इसका जब मान निकालें तो ये होता है 1/2, और जब 1/2 को हल किया जाएगा तो हमें पॉइंट में यदि इसका मान निकालें दशमलव में, तो वो आता है 0.5, या फिर इसका मान अगर हम भिन्न में रखना चाहें तो वो यही होगा 1/2। और जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि अधिकतम प्रायिकता और न्यूनतम प्रायिकता जो है वो 1 और 0 के बीच में होती है, तो इसका मान भी 0.5 जो है वो 0 से अधिक और 1 से कम है। यदि हम कहें कि हमारे पास सिक्के को उछालने पर आने वाले हेड और टेल, चित्त और पट्ट दोनों की प्रायिकता क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों के लिए संभावित परिणाम जो हैं वो 2 हो जाएंगे और कुल परिणाम भी हमारे पास 2 हैं, तो 2 बटे जब 2 लिखा जाएगा तो 2 से 2 को काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। जब सभी संभावनाएं हमारी तरफ होती हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो परिणाम निकल कर आएगा वो अधिकतम होगा, वही प्रायिकता सबसे अधिक होगी, और सबसे अधिक प्रायिकता सिर्फ 1 को दर्शाती है। यदि किसी भी स्थिति में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें एक प्रायिकता आपको दी हुई है, जैसे आपसे कहा जाए कि हमने सिक्के को उछाला और सिक्के को उछालने पर उसके आने की प्रायिकता 1/2 हमने निकाली हुई है, जो हेड के आने की प्रायिकता थी, तो अब आप बताइए कि टेल या फिर पट्ट के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए सूत्र का एक प्रयोग किया जाता है, वो सूत्र हम यहाँ लिखेंगे कि कुल प्रायिकता माइनस इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुल प्रायिकता माइनस प्रारंभिक प्रायिकता। जो प्रायिकता हमें पहले से दी हुई है हम उसको प्रारंभिक प्रायिकता के नाम से लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिख पाएंगे कि कुल प्रायिकता जो है वो 1 होती है, उसमें से यदि हेड के आने की प्रायिकता पहले से हमारे पास मौजूद हो जो है 0.5, तो इसको हल करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि दूसरे परिणाम के आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 1 में से जब 0.5 को घटाया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 0.5। तो इस प्रकार से हम एक घटना के होने के बाद भी ये पता लगा सकते हैं बची हुई घटना के होने की प्रायिकता कितनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।